वाले 3 कारकों का उल्लेख किया था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसमें हम नाम देते हैं दाब का प्रभाव, और इस दाब के प्रभाव को सीधे सीधे पूछा जाता है कि हेनरी के नियम को समझाइए। कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हेनरी का नियम क्या है, या हम विलेयता पर, गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाते हैं। तो ध्यान रहे, दाब के प्रभाव को समझाते समय हमें ताप स्थिर रखना है। तो किसके कारण हमें ताप का प्रभाव बताया, इस बार हम ताप को क्या रखेंगे, स्थिर। दूसरा, विलायक, द्रव विलायक, विलायक की स्थिर मात्रा, उसकी भी मात्रा क्या रखनी है, हमें स्थिर रखनी है। तब घुली हुई गैस पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया, एक संबंध प्रतिपादित किया, जिसे हम हेनरी के नियम से जानते हैं। आइए देखिए क्या है ये हेनरी का नियम। इस नियम को परिभाषित करते समय इन 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें कि स्थिर ताप पर विलायक की स्थिर मात्रा या निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, जो भी गैस की मात्रा उसमें घुलती है, कितनी मात्रा में घुला हुआ है, घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर विलायक की सतह पर गैस द्वारा आरोपित दाब, गैस द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती, दाब के समानुपाती होता है। घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस द्वारा द्रव सतह पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। इस नियम को हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो हमारे पास स्मॉल m है, m फॉर गैस की मात्रा, और जो साम्य पर विलायक की सतह पर दाब जो आरोपित किया जाता है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल P से, P फॉर प्रेशर। तो गणितीय रूप में हम क्या कहेंगे, m प्रोपोर्शनल टू P, m समानुपाती है P के। आप चाहे तो इस संबंध को याद रखकर इस परिभाषा को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा या स्थिर मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर, घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर गैस द्वारा द्रव पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। देखो मैंने यहाँ भाषा में m गैस की मात्रा और P गैस द्वारा आरोपित दाब, इन दोनों को यहाँ पर किसके रूप में व्यक्त किया है, समानुपाती, m प्रोपोर्शनल टू P। या हम यूँ लिख सकते हैं कि m बराबर KH इंटू P। यहाँ हमने देखो KH एक समानुपाती स्थिरांक काम में लिया है, जिसे हम हेनरी नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेनरी नियतांक। देखो K तो हर जगह नियतांक रहता है, H और लगा दिया ताकि हमें आसानी रहे समझने में या याद रखने में कि हेनरी का नियतांक है। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। अब यदि हमें कोई पूछे कि हेनरी के नियम को सत्यापित कीजिए, तो सत्यापन करने के लिए हमारे पास में एक ग्राफीय विधि है, जहां पर हम घुली हुई गैस की मात्रा और दाब, इन दोनों के मध्य एक वक्र आलेखित करते हैं। उससे पहले यहाँ समीकरण 1 को देखें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 एक सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करता है। देखो सरल रेखा का समीकरण में क्या होता है, जितने भी चर होते हैं उनकी घातांक जो है वो 1 होती है। हमारे पास में चर है, एक तो m और एक p, दोनों की घातांक यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 1। तो हम इसे एक सरल रेखा का समीकरण कह सकते हैं। अब ये सरल रेखा का समीकरण भी किस प्रकार का है, y बराबर mx, y वेरिएबल, और y और x जो है वो वेरिएबल है, और m क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इससे अगर तुलना करें तो दोनों एक जैसे समीकरण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो m से कंफ्यूज नहीं हुआ है, ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक हेनरी के नियम को, हेनरी के नियम के कथन को हमने गणित के रूप में लिखा है। यहाँ m गैस की मात्रा, P दाब है, जबकि यहाँ y और x वेरिएबल है, और m जो है वो ढाल को कहते हैं। तो यहाँ पर समीकरण एक रूप में है। अगर हम गैस की मात्रा m
इससे कंपेयर करें भाई, यहाँ पर KH कांस्टेंट है, यहाँ M कांस्टेंट है, यहाँ P है और यहाँ X है, तो दोनों एक जैसे ही समीकरण दिखाई दे रहे हैं। तो इस समीकरण के आधार पर यदि हम M और P के बीच में ग्राफ खींचें तो जो ग्राफ होगा यहाँ हम ले लेते हैं M और यहाँ हम ले रहे हैं P। अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये जो कोई 4 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं M और P को। अगर ये इस प्रकार से गैस की मात्रा और दाब के बीच ग्राफ खींचने पर अगर ये इस प्रकार की सरल रेखा प्राप्त होती है तो इससे हेनरी का नियम सत्यापित होता है। और इसी ग्राफ की सहायता से, वक्र की सहायता से हम इसका ढाल ज्ञात करके हेनरी का नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। ढाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 नियतांक होने चाहिए। इसका उल्लेख तो M और P के बीच ग्राफ खींचकर हम क्या करेंगे, सरल रेखा प्राप्त करेंगे। सरल रेखा जो है प्राप्त होती है तो हेनरी का नियम सत्यापित होता है। और इस सरल रेखा का जो ढाल होगा वो ढाल किसके बराबर होगा, हेनरी के नियतांक के बराबर होगा। हम हेनरी का नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे किसी विलायक में एक से ज्यादा गैसें घुली है, ये तो हमने सिर्फ एक गैस की बात की, अगर एक से ज्यादा गैसें किसी द्रव विलायक में घुली हो तो हमें हेनरी का नियम थोड़ा सा बदलना होगा। बदलना कुछ नहीं है, थोड़े से वर्ड चेंज करना है। अगर एक से ज्यादा गैसें घुली है तो हम क्या कहेंगे, गैस की मात्रा की जगह हम कह लेंगे गैस की मोल अंश। क्या काम लेंगे, मोल अंश, जिसे हम काम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, या हमने x1 कह दिया है। गैस का मोल अंश और उसी गैस का आंशिक दाब, जिसको हमने काम में ले लिया P1। और भी अगर एक से ज्यादा गैसें हैं तो दूसरी गैस के लिए क्या हो जाएगा x2, और ये हमने ले लिया P2। तो क्या कर देंगे, गैस का मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अगर 2 गैसें हैं तो दूसरी गैस के लिए उस गैस का मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू KH डैश इंटू P1। यहाँ पर भी KH डैश जो है वो एक हेनरी नियतांक ही है। अगर इस हेनरी नियतांक और इस हेनरी नियतांक KH और KH डैश में कोई संबंध पूछे तो कहना KH जो है वो 1/KH डैश होता है। ये एक गैस के लिए, ये एक से ज्यादा गैसों के लिए। एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेंगे कि हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन भी पूछ लेते कभी कभी। स्थिर दाब पर गैस का आयतन, जो गैस घुली हुई है उस गैस का आयतन दाब द्वारा, जो दाब उस पर आरोपित किया जाता है, दाब द्वारा अप्रभावित रहता है। ये हमें कभी कभी कथन को प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं। स्थिर दाब पर जो गैस घुली हुई है उस गैस का आयतन उस गैस द्वारा आरोपित दाब द्वारा क्या रहता है, अप्रभावित। यानी दाब परिवर्तन करने से आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कथन को हमें सिद्ध करके देना है। तो सिद्ध करने के लिए आइए हम देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण की। आदर्श गैस समीकरण से आप सबको पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है। आदर्श गैस समीकरण क्या है हमारे पास, P × V = nRT। ये हमारे पास एक आदर्श गैस समीकरण है। इस समीकरण की सहायता से हम इस दिए गए कथन को सिद्ध करेंगे, ये आपको याद रखना है। उससे पहले हम कुछ मान लेते हैं। माना किसी T तापमान पर, तापमान को हमने क्या रखा है T ताप पर कैपिटल M अणुभार वाली गैस, अणुभार वाली गैस है जिसका अणुभार हमने क्या मेंशन किया है, कैपिटल M। गैस की स्मॉल m ग्राम मात्रा, स्मॉल m ग्राम मात्रा घुली है, जिसका आयतन कैपिटल V तथा दाब कैपिटल P है। ये हमें मानना पड़ेगा। तो T ताप है, T ताप क्या है, स्थिर है। गैस जो घुली है उसका अणुभार कैपिटल M, और जो गैस की मात्रा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल m।
और जो गैस घुली है उसका आयतन V है तथा गैस द्वारा आरोपित दाब P है। तो आइए देखो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV बराबर nRT। प्रश्न को पुनः ध्यान दें, हमें आयतन का संबंध बताना है, तो हम आयतन पक्ष को इस तरह रखते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं। तो V इज इक्वल टू nRT बटा P। n क्या होता है इस समीकरण के अंदर, n जो है उसको हम कहते हैं गैस के मोल। क्या कहते हैं, गैस के मोल। और गैस के मोल का मतलब क्या होता है, गैस की मात्रा बटा उसका अणुभार, मात्रा बटा उसका अणुभार। तो मात्रा हमने कितनी मानी है, देखो यहाँ पर स्मॉल m, और अणुभार क्या है इसका, कैपिटल M। तो n को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो क्या हो जाएगा, देखो ये समीकरण, V बराबर n की जगह लिखेंगे स्मॉल m बटा कैपिटल M, और बाकी व्यंजक में RT अपॉन P एज इट इज है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। V बराबर m बटा P, P को m के नीचे लिख रहा हूँ, इंटू RT बटा कैपिटल M। ध्यान दें, देखो हेनरी का नियम पढ़ा था हमने, तो हेनरी नियम से, हेनरी का नियम क्या था कि m प्रोपोर्शनल टू P, या m बराबर KH इंटू P। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m बटा P, P को मैं इधर भेज देता हूँ, तो m बटा P बराबर क्या जाएगा, KH। इस समीकरण के अंदर m बटा P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KH। तो V बराबर आ जाएगा KH इंटू RT बटा कैपिटल M। इस व्यंजक को देखें, KH क्या है, एक नियतांक है, नियत राशि है। R क्या है, गैस नियतांक है, ये भी एक स्थिर राशि है। तापमान हमने इस फैक्टर के अंदर ताप को स्थिर माना है, और M गैस का अणुभार है जो कि एक निश्चित राशि है। यानी इस व्यंजक के अंदर जो प्राप्त राशियां हैं वो सारी की सारी क्या है, एक नियतांक है। और हम सब जानते हैं नियतांकों का गुणनफल सदैव एक नियत राशि होती है। क्या होती है, नियत राशि या नियतांक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, V इज इक्वल टू नियतांक, नियतांक कांस्टेंट, यानी V पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमारा ये कथन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि गैस के आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं दाब का कोई व्यंजक या दाब का कोई पद इस व्यंजक में नहीं आता।